सत्ता के गलियारों से लेकर संभल के चौराहों तक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा सियासी भूचाल आ गया है जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की ऐतिहासिक धरती से तुष्टीकरण की राजनीति पर सीधा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने साफ और कड़े शब्दों में संदेश दिया कि तुर्क की तुर्कई का दौर अब इतिहास बन चुका है। अब यूपी में दंगाइयों या बाहुबलियों की नहीं बल्कि आस्था का सम्मान और कानून का पालन करने वाली सरकार है। सीएम योगी ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 2017 से पहले के उस दौर को भी याद दिलाया जब संभल में कांवड़ यात्राओं पर पाबंदी लगा दी जाती थी। उन्होंने सवाल दागा कि आखिर क्यों कुछ लोग खुद को बाबर का वंशज कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिन्ना का उपासक बताते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला भी बोला। उन्होंने साफ कहा कि आज का संभल बदल चुका है, जहां किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि वो किसी गरीब या दलित की जमीन पर कब्जा कर सके। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष ने तीखा पलटवार किया और कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब विकास, बेरोजगारी और जनता की बुनियादी मुद्दों को पीछे धकेलकर जानबूझकर ध्रुवीकरण की पिच तैयार की जाती है। तो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यह भाषा अच्छी नहीं लगती है। सबको पता होना चाहिए कि तुर्क की तुर्कई नहीं, इस देश में संविधान चलेगा और संविधान की ही चलेगी। आज उत्तर प्रदेश में जो महंगाई, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार चरम पर है, उससे कोई वास्ता मुख्यमंत्री जी का नहीं रह गया है। जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, गरीबों की ज़मीनों पर माफिया कब्जा करने का काम कर रहे हैं और उनको थाने में उनका उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। योगी जी, अगर आपको चिंता होती आस्था की, आपको चिंता होती हिंदुओं की, तो राम को धोखा नहीं दे रहे थे आपके लोग। आपके लोगों ने भगवान राम को धोखा दिया है। आपके लोगों ने भगवान राम के चंदे में, भगवान राम के चढ़ावे में डकैती डाली है। उसका जवाब आपके पास नहीं है। तो अब जनता को आप भ्रमित करना चाहते हैं। जो भी देश में दंगे हुए हैं वो आपके लोगों ने किए और अभी तो फिलहाल पूरा देश जवाब मांग रहा है। कांवड़ यात्रा का इंतजाम करना तो आपका काम है, उसमें आपके लोग जाते हैं तब गड़बड़ी होती है। अन्यथा कांवड़ यात्रा तो सालों से हो रही है यहाँ, लेकिन अभी तो देश जवाब आपसे चाहता है कि ये डकैती आपने क्यों डाली। तो हमने आपको सीएम योगी का बयान भी सुना दिया और उस पर जो पलटवार हुआ है वो भी सुना दिया। अब जल्दी से 2 टूक के सवाल भी आपको बता देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2 टूक का आज का हमारा पहला सवाल है कि हरिहर मंदिर के आदेश पर विपक्ष को आपत्ति क्यों है, ये बीजेपी पूछ रही है। आज का हमारा दूसरा सवाल है, क्या विपक्ष संभल में तुर्कई का दौर वापस चाहता है क्या, बीजेपी ये भी पूछ रही है। और सवाल ये भी कि क्या वोट बैंक के लिए संभल की आस्था का अपमान हुआ अतीत में, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है अतीत की सरकारों पर। और सवाल ये भी कि क्या 2017 से पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाती थी क्या, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष बार बार इसका खंडन करता है। और सवाल है, क्या यूपी में तैयार हो रही वोटों के ध्रुवीकरण की पिच 2027 के मद्देनजर, ये भी समझेंगे। ये 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख लीजिए, हमारी कोशिश होगी कि इन सवालों के जवाब हम चर्चा में तलाश पाएं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देवेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। तुर्क की तुर्कई अब नहीं चलेगी, इसका मतलब क्या है सर, आसान शब्दों में समझा दीजिए। और साथ ही जब संभल में तुर्क की तुर्कई चलती थी तब क्या स्थिति थी वो भी बता दीजिए। अब जबकि तुर्क की तुर्कई नहीं चल रही है तो क्या बदल गया है संभल में, वो भी बता दीजिए। अमित सर, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, बात संभल की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश पे जिक्र करें, वैसे तो देश में बदला है सब कुछ।
और जो तुर्की की बात आती है, तुर्की की बात आती है, वो हाथ से पर्द भी लगती है कभी कभार। तो ये सब जो है हमने प्रत्यक्ष में भुगता भी है, देखा भी है, पूरा प्रदेश ये जानता है। 2017 की जो पहली बात माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी, बाइट से भी आप सुन रहे थे कि 2017 से पहले ऐसा होता था। कैसा? जिस आज कांवड़ यात्रा को लेकर या जिस पर आज बोला गया है सुरक्षा के लिए बात की गई है, या जिस पर सफाई देने की, या कई बार जो है विपक्ष की तरफ से क्वेश्चन आने के बाद जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है सरकार की, उस पर स्पष्टता के साथ बात रखी है कि जब ये आयोजन होता था तो 17 से पहले बैन लगते थे, उन शहरों में बैन लगते थे। कांवड़ वाले जो शिव भक्त थे उनको या तो रास्ता चेंज कराते थे, नहीं तो उन पर पथराव होकर उनकी कांवड़े जो हैं उनको खंडित किया जाता था। बड़ी डंके की चोट पर है। कई बार आपने देखा होगा चैनल्स के माध्यम से, उस समय भी हम डिबेट का हिस्सा रहते थे कि हत्याएं तक हो जाती थी। लेकिन ये सब कुछ बदला है 17 के बाद, और आज शिव भक्त भी अपनी भक्ति के अनुसार कांवड़ लेकर आ रहे हैं, और अच्छे से सारी वो संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है, कई गुना ज्यादा हो गई है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम भी कह रहे हैं आपके माध्यम से, हम आस्था का जो विषय है उसे ईमानदारी से निभाते हैं। हम विपक्षी लोगों को भी ईमानदारी से कह रहे हैं, अपने लोगों को भी हम तो सलाह देते हैं, भाई जो है खंडित करने की कोशिश या छवि खराब करने की जो कोशिश कर रहा है, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, वो सरकार को नहीं घेर पा रहा, किसी भी चीज पर नहीं घेरता, ना जीडीपी पर घेरता, ना कानून व्यवस्था पर घेरता। अब वो धर्म के नाम पर जिस धर्म की बात कर रहा, उसी धर्म को अपमानित करता हुआ आ रहा था लंबे समय तक। जिन्होंने राम मंदिर में केस लड़ा खड़ा होकर, तो देवेंद्र जी, पूरे केस की, आप जीडीपी की बात करते ना सर, 10 बरस सत्ता में रहने के बाद आप जीडीपी की बात करते, आप रोजगार की बात करते, आप बताते कि आपने सड़क, बिजली, पानी पहुंचा दिया, आप बताते कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदल गया। आप 2017 से पहले के पन्ने क्यों पलटने लगते हैं? अमित सर, हम कहां पन्ने पलट रहे हैं? हम तो ये जब जवाब आता तो हमने तो कही थी, ये शुरुआत कहां से हुई थी? राम मंदिर के चंदा से हुई थी, इसलिए हमें पहले ही तो स्पष्ट दिख रहा है। ये लोग जो इस प्रदेश को तोड़ते थे, अब से पहले 17 से पहले 400 दंगे हिंदू मुसलमान हो जाते थे, कोविड के समय में अकेले 100 दंगे हो जाते थे। तो आघात नहीं, अब लोगों को आगाह करना जरूरी है। सरकार कह रही है भाई सतर्क रहिए, हम तो अपने लोगों से भी कह रहे हैं इनसे बचना, ये बड़ी बड़ी साजिशें रचते हैं लोग। ठीक है कपिल जी, आपने सुन लिया होगा, उन्होंने बताया कि तुर्क की तुर्कई का मतलब क्या था। वो कह रहे पहले आस्था का सम्मान नहीं होता था, दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी, कांवड़ यात्रा का रूट बदल दिया जाता था। आज सब कुछ बदल गया है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि अब तुर्क की तुर्कई संभल में या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। जवाब आपका। तुर्कई की जो बात है, ये आगे आपकी बात देवेंद्र जी, आगे जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए कपिल जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि तुर्क की तुर्कई तो वर्तमान में चल रही है। एक तुर्की ही शासक है जो राम मंदिर लुटवा रहा है। अब इससे बड़ा तुर्क कहां मिलेगा कि 4 बड़े तुर्क बचे हुए हैं। एसआईटी का अध्यक्ष 467 का मुल्जिम बना दिया गया। जो चोर था वही फरियादी बना, जो चोर था वही जांचकर्ता बना, जो चोर था उसी को एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई, जो कि पहले ही ट्रस्ट को पता चल गई। वो तो आपने देखा ही देखा। तो ये है तुर्क, इसको कहते हैं तुर्क। बस यही है कि कलर बदल गया। कलर जो है वो गेरुआ कलर का पहन करके वो तुर्क आज खड़ा है, कालनेमी जिसको कहा जाता है। अब मैं दूसरी बात आपको कह दूं कि हम तो कांवड़ के लिए चैलेंज करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आप सरकार में हो, हमारे समय में जब बैन लगाया गया था तो वो आदेश निकाल लाओ। अरे भाई, आप गवर्नमेंट में हो ना, आप ब्लेम लगाने के लिए थोड़ी ना हो, आप सरकार में हो, आप ले आओ, हम आपका स्वागत करेंगे, अपनी गलती मारेंगे अगर होगी तो। लेकिन जब है ही नहीं तो आप लाओगे कहां से? जैसे आपने कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी, आपके ही बृजभूषण सिंह पूर्व सांसद, जिनके पुत्र आपके यहां से सांसद है, वो कहते हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। यहां पे तो मुसलमान ने जमीन दान की थी और वो बकायदा वहां शिलापट्ट लगा हुआ है। अब बताओ, अरे शंकराचार्य कहते हैं, चैलेंज देते हैं और खुद कहते हैं कि मुगल से बड़ा मुगल ये पैदा हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे के पूरे देश में हजारों मंदिर तोड़ दिए। अब आप बताओ, ये तो हमारे देश की शंकराचार्य कह रहे हैं। और निश्चिलानंद सरस्वती जी, जो आपके पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि मोदी तो सत्ता में ही नहीं आते अगर वो कत्लेआम ना कराए होते रामचंद्रों का, अगर वो ट्रेन ना जलवाई होती। वो तो साफ आपके कह। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं। अच्छा, मैं तीसरी बात कह दूं। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए आप। मेरी एक अपील है।
कि भैया ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट और योगी आदित्यनाथ, मोदी जी की पूरी कैबिनेट और मोदी जी क्यों नहीं कांवड़ यात्रा करने चलते हैं, हमारे साथ चलें। हम लोग भी पूरे सारे विधायक चलेंगे, जितने हमारे पार्टी के नेता हैं वो ठीक है। चलेंगे। देवेंद्र जी, चलिए, आपका जवाब। हरिद्वार से एक तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि आदेश की ऐसी कोई कॉपी है क्या कि हमने संभल में या किसी भी मुस्लिम बाहुल इलाके में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कांवड़ यात्रा पर हमने बैन लगाया था इसको लेकर? क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है, उनका कहना है कि अगर कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करिए अगर हमारी सरकार में कोई आदेश जारी हुआ था। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप हमारी आस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम कांवड़ यात्रा निकालने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम सारे विधायकों, सारे नेताओं को लेकर चलेंगे और आपके साथ कांवड़ यात्रा निकालेंगे। तो आप सवाल मत उठाइए हमारी आस्था पर। जाती रहे भावना मोदी जैसी चले आगे आगे, हम लोग साथ चलेंगे। ठीक है कपिल जी, जवाब जाती रहे भावना मोदी को आगे जैसी आगे प्रभु चलना मूरत पड़ेगा। देखी तिन तैसी, वो अपनी अपनी भावना उस पर नहीं जा रहा। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर रहा हूं कि यही वो लोग थे जो कहते हैं आस्था पर हम पर सवाल उठाइए, जब इनका राष्ट्रीय महामंत्री था, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी रामचरितमानस की, जिस पर मंदिर आधारित है, इसकी पंक्तियां फाड़ने के लिए रामायण पर बात उठाई थी। ये इन्हीं का काम है भाई। और दूसरी बात ये है, वही मुलायम सिंह और राजगोपाल यादव ने जिसका बयान चल रहा है कि हमने 4 सहयोगियों की हत्या करा दी है, हम शहीद होने से नहीं बचा सके तुम्हें, लेकिन गुरमत को नहीं बचाया, एक विचार सेवक जिंदा नहीं आने दिया। इसलिए तुम्हारी सारी मानसिकता है, ये देश की प्रदेश की जनता पड़ चुकी है। अभी आज हम तीसरी बार जो देश में नहीं कपिल जी नहीं, एक मिनट, 1 सेकंड, मूल सवाल दोनों को ऑडियो डाउन करिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिएगा। कपिल जी नहीं, जब आप बोल रहे थे उन्होंने बीच में टोका टाकी नहीं की, आपने एक सवाल पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। मैं चाहता हूं उसी मूल सवाल पर रहते हैं। देवेंद्र जी हाइपर मत होइए। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने शासनकाल में कोई आदेश पारित किया था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, बैन लगाया गया था? एक तो ये क्लियर कर दीजिए। या फिर ये कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन को आदेश था कि कांवड़ यात्रा का रूट बदल दिया जाए, मौखिक आदेश था? इसको क्लियर कर दीजिए क्योंकि इस मुद्दे पर आप बार बार उनको घेर रहे हैं। ऐसा था क्या देवेंद्र जी? देखिए, मैं एक चीज और मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, एक नहीं, ये कबीर जी जो एडवोकेट हैं, कोर्ट में बैठते हैं, इनको पता है। अगर इस पर लिखा रहे बैठ कर चैनल पर तय होता तो ये बता देता कि कितने बार रूट डाइवर्ट हुए। मेरे क्षेत्र से होकर कांवड़ निकलती है। पूरा महादेव सबसे बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्थान है, मेरा पैतृक जिला है, मेरा पैतृक निवास है। मैं देखता हूं, मैंने लोगों के कांवड़ खंडित होती देखी है, और मैंने कव्वान को जलते हुए देखा है, सर पर टोपी लगाकर। ये लोग, इन्होंने मुजफ्फरनगर में से कांवड़िया निकलने नहीं दिए थे। क्या बात कर रहे हैं बैठकर? ये लखनऊ देख रहे हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरिद्वार देख रहे हैं? मैं इसी पॉइंट पर अंशु जी को ले आता हूं चर्चा में। अंशु जी, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि एक बार नहीं कई बार कांवड़ यात्रा का रूट बदला गया, डीजे की आवाज कम करने को लेकर आदेश दिए गए, और कल मुख्यमंत्री जी ने भी गाजियाबाद में बात कही कि बम बनाने वालों को शिव भक्तों के बम से दिक्कत थी, परेशानी थी। अंशु जी, देखिए, बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उन पर आखिर बात क्यों नहीं करते? 10 साल हो गए, ये नहीं बताते हैं कि पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पाए, महंगाई क्यों नहीं रोक पाए, दलितों महिलाओं को जो निशाना बनाया जा रहा है उनकी सरकार में, उसको वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, भ्रष्टाचार जो 10 गुना बढ़ गया उस पर बात नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री जी दिन रात वो कांवड़ यात्रा का रूट बदला जा रहा था, वो ये हो रहा था, वो हो रहा था, और ये नहीं बताते हैं कि उनकी सरकार में भगवान रामलला के मंदिर में चढ़ावे की लूट सालों साल होती रही। आए उनकी खुफिया एजेंसियां, उनकी सरकार के लोग सब शांत बैठे रहे, उसके लिए भी विपक्ष को सामने आना पड़ा। इस पर वो बात नहीं करते मुख्यमंत्री जी। आज ये किस मुंह से कांवड़ यात्रा के रूट बदलने की बात कर रहे हैं, जब वो लगातार लुटेरों को बचा रहे हैं, जो चंपत बंसल हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, तमाम ऐसे लोग जिनको प्रधानमंत्री ने स्वयं नियुक्त किया था। ना तो उस पर बात करेंगे, ना बेरोजगारी पर, और जातिवादी मानसिकता में 1000 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई उत्तर प्रदेश में, उस पर नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी। 486 इनकाउंटर हुए ब्राह्मणों के, उस पर बात नहीं करते। जाति और धर्म देखकर आप बुलडोजर चलाते, उस पर बात नहीं करते। कब चलेगा बुलडोजर चंपत राय के घर पर? कब चलेगा बुलडोजर गोपाल राव के घर पर? तो ये सारे शिगुफा लाए जाते हैं। अभी देखिए, अभी 2 दिन पहले जवाहर यूनिवर्सिटी को इन्होंने इलीगल घोषित कर दिया। 10 साल से सरकार है तो गलत नहीं था, अचानक से वो इलीगल हो गई कि वो गलत बनी है। क्या दुनिया की जो भारत हिंदू उत्तर प्रदेश की सारी बिल्डिंग है, क्या वो एलडीए और प्राधिकरण से जो है नक्शे पास है क्या उनके?
देखिए, बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है। वो पुराना अपना जो गाना है वही बजा रहे हैं, जनता उसको सुनने को तैयार नहीं। दूसरा, कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को और बीजेपी के हमारे साथी प्रवक्ता को। नए सड़क बनते हैं, नए रास्ते बनते हैं, नए डायवर्जन होते हैं, कांवड़ यात्रा जरूरी है। अब वो कहां से जाएगी, क्योंकि अब इनको दर्द क्यों हो रहा है कि कांवड़ियों के बीच में ये बैठ के बीजेपी और आरएसएस के लोग हुड़दंग करते थे और दंगा कराने की कोशिश करते थे। अब वो ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको दर्द है कि भीड़ में क्यों नहीं जा रहे हैं कांवड़िए। भीड़ में जाए तो कांवड़ियों को दिक्कत हो, उसी में ये हुड़दंगी पहुंच जाए बीजेपी वाले और ये बवाल करें जाके। तो आपको क्या दिक्कत है भाई, कांवड़िए जा रहे हैं, किसी कांवड़िए ने तो आपत्ति की नहीं है। आप कौन है, कोई ठेकेदार है क्या उनके? हाँ, आपको हुड़दंग करने को नहीं मिल रहा, आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ठीक है, क्योंकि आपको देवेंद्र जी दंगा आपका करने जवाब। का मौका मिल जाए। वो कह तो रहे हैं आप खुश हो जाएं। कि चुनावी बेला में असल मुद्दों पर बात ना हो, इस वजह से बार बार इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। हाँ, जवाब आपका। बताए ठीक ना है, ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों की, बताए ना बेरोजगारी क्यों है, बताए ना बता रहे दलितों को हैं क्यों अंशु जी, निशाना सुन बनाया। लीजिए, बता रहे हैं, सुन लीजिए बीजेपी अंशु। नेताओं ने दलितों के ऊपर रिपीट मत करिए अंशु जी, आगे आपका सवाल आ गया, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। दलितों के मेरी ऊपर बात- पेशाब क्यों की बीजेपी के लोगों ने, उस पर क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी? बोल रहे हैं हमारे अंशु जी, BJP सुनिए तो नेता सही। बोल दे उस पर। ठीक है देवेंद्र जी। अमित सर, उन्हें कहना मेरी बात सुने, जैसे मैंने सुना उनके झूठ को, मेरी सत्यता सुने। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूं कि आप जिस जीडीपी पर चर्चा करना चाहते हैं उस पर डंके की चोट पर आ जाइए। आज उत्तर प्रदेश हब है देश का, सबसे ज्यादा जीडीपी देता, बीमारू राज्य नहीं है। जो आप 27 साल पहले 30 साल पहले छोड़कर गए थे ना, आतंकवादी और गुंडों से भरा हुआ, आज जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश की। आज गिनती होती है एम्स की, मेडिकल कॉलेज की, आज एयरपोर्ट्स कौन की, सा एम्स आज बनाया जो आपने? हमें जो दुनिया का कोई बिजली एक सारा एम्स उसकी, बनाया हो तो आप आज बता उत्तर दीजिए, प्रदेश कौन वहां सा चमक एम्स रहा बनाया है। है? अरे हम तो बात कौन करना सा एम्स चाहते बनाया हैं, तुम आपने? लोगों के बताइए पास ना, बात कौन है सा कहाँ? एम्स बनाया तुम आपने? बोलोगे राम मंदिर पर, तुम्हारी लखनऊ में एम्स हमने बनाया, राम के गोरखपुर प्रति में भावना। एम्स हमने अरे बनाया, एक बार जाकर सोनिया गांधी को रायबरेली में पूछ एम्स लो, हमने बनाया, जो आपने राम को कहाँ पर काल्पनिक बनाया बता रही भैया? थी, जो राम ये सब सेतु को नौटंकी काल्पनिक बता ड्रामा रही नहीं थी, चलने जो वाला। राम को मानने अब वाले नहीं भाजपा थे, के लोगों यही को तो हम असल बताना मुद्दों पर चाहते थे बात तुम करनी लोगों को। पड़ेगी, झूठ तुम्हारी नहीं औकात तो चलेगा। बताइए हम लोगों ने, झूठ के पैर हमने तो नहीं भेज होते दिए जेल को देवेंद्र जाने जी। थे, जमानत पर तो सारी कांग्रेस है। अंशु जी, जेल तो तुम पहले जाने अंशु जी, थे, सच नहीं तुम हो जेल जाता अंशु में जी, नहीं गए। आपने तुम एक लोगों को दर्जन जेल सवाल किए जाना थे। चाहिए था, तुम- अंशु जी, आपने एक दर्जन सवाल किए थे और 1 मिनट भी धैर्य रखकर आप सुन नहीं पाए, प्लीज। अंशु जी को ऑडियो डाउन करिए। नहीं देवेंद्र जी, उसी सवाल पर आइए। अगर आप अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं तो वही बताइए ना। अभी राम मंदिर पर हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है सर, आज राम मंदिर पर नहीं। आप बताइए उनको, आप जवाब दीजिए कि डेवलपमेंट के मसले पर आपके सामने वो क्यों नहीं टिक पाएंगे, ऐसा क्या क्या कर दिया आपने देवेंद्र जी। अंशु जी आ गई सर, आपकी एक दर्जन आपके सवाल हैं, धैर्य पूर्वक उसके जवाब भी सुन लीजिए प्लीज सर, मेरा अनुरोध है आपसे। देवेंद्र जी अमित सर, मैं जब बोल रहा हूं तो उसे सुने फिर। ठीक है, आप बोलिए, अरे आपने- कंप्लीट करिए आप। जब आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं तो फिर आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक एक चीज पर हमने स्पष्टता के साथ जवाब दिया। मैंने पहली बात पर अपनी पर जो कावड़ वाली बात आई थी उस पर एविडेंस के लिए कहा था। मैं जीडीपी पर हमारे साथी चर्चा कर रहे थे। आज जीडीपी उत्तर प्रदेश देश की तो है ही है, उत्तर प्रदेश पर स्पेशली बोल रहा हूं। मैं यही बात कह रहा हूं देवेंद्र भाई कि अब देखिए आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ के आसपास का बजट अभी होने जा रहा है। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि भारत का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। एनसीआर में जिस तरीके से निवेश आ रहा है आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो उन्हीं बातों का जिक्र आप मंच से करिए ना। 2017 से पहले की जो कहानी थी वो तो अतीत की कहानी हो गई, इसीलिए सत्ता से उनको हटाकर आपको मौका दिया गया। अब चूंकि 2 टर्म आपका पूरा हो गया है तो पिटारे में बताने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अगर आधे घंटे की स्पीच बीजेपी के किसी नेता की हो तो आप उसी पर रहिए जो आपकी उपलब्धियां हैं। इतना कुछ है आपके पास बताने के लिए जो आप गिना रहे हैं यहां पर, तो फिर क्यों 2017 से पहले वाले पन्ने पलटने लगते हैं? क्या वो बताना, वो जताना, उसको याद दिलाना जरूरी रहता है क्या? कभी कभी अमित सर, कभी कभी पीछे की बातें याद दिलानी इसलिए जरूरी है कि जो गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं ना देसी भाषा में, उनको गाड़ने की व्यवस्था की जाती है कि जो बोलते हैं ना बढ़िया बनते हैं। मैंने राम भक्तों पर यूं सवाल उठाया था कि राम को गाली देते रहे, काल्पनिक बताते रहे, आज राम भक्त कैसे बन गए? हमने चंदा चोर कोई भी थे जेल भेज दिए। तुम लोगों ने कभी कोई अपनी जेल में कोई मंत्री, अपना संतरी जिन पर मुकदमे आज भी दर्ज हैं, जो सारे जमानत पर हैं, क्या वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने हिम्मत जुटाई थी? आज एसआईटी गठित होती है, तुरंत काम करती है मौके पर। आज मुकदमे दर्ज होते हैं एनसीआरबी के अनुसार, जो 100% दर्ज हो रहे हैं उनमें 98% जो है क्लियरिटी मिल रही है आपको, तथ्य के साथ आ रहे हैं।
आप मैं- आइए, यहाँ पर हम मैं आपके कपीश जवाब अंशु भाई मांगते आगे, हो। अब मैं इसके कोर्ट बाद के आपके पास माध्यम आऊंगा, से एक बार मांगते कपीश जी को हो। चर्चा में कोर्ट लाओ। में भी हम जवाब ठीक देंगे, है सरकार कपीश जी, में होती अंशु है। भाई मैं आऊंगा आपके क्या पास क्या प्लीज, होती है भाई? इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। कपीश जी का प्रवचन करा रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ऐसे काम थोड़े चलता अभी है। जब आप बोल रहे थे वो प्रवचन नहीं था अंशु भाई, आप जब बोल रहे थे धारा प्रवाह वो प्रवचन नहीं था, फिर आप तय कर लीजिए डिबेट कैसी होगी। सर हमारा काम हमको करने दीजिए, अपना काम अपना आप करिए, हमने अरे आपको हम नहीं तो रोका है। प्रवचन अंशु ही भाई, चाहते हैं भैया। अंशु भाई मैंने हम आपको नहीं प्रवचन रोका, ही आपने करते पूरी हैं। सवालों की लिस्ट हमारी गिना दी, वाणी उसके बाद मैं उनके पास प्रवचन गया। नहीं इसमें आपकी मुझे वाणी समय खर्च नहीं धोखे करना है, आप ऑडियो डाउन प्रवचन ही करिएगा, करते हैं, मैं कपीश जी के पास जा रहा हूँ, दोनों को ऑडियो डाउन करिएगा। कपीश जी 2013 में हमें याद है कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी गई थी और स्थानीय प्रशासन को भी अधिकार था कि समय समय पर वो सुरक्षा का आकलन करे और अगर उसको लगता है कि पंचकोसी परिक्रमा या फिर 14 कोसी परिक्रमा 84 कोसी परिक्रमा नहीं निकाली जाए तो फिर नहीं निकाली जाए। तो वही तो वो गिना रहे हैं, वही तो बता रहे हैं कि ऐसा होता था कि कांवड़ यात्रा का रूट बदल दिया जाता था, ऐसा होता था कि 84 कोसी परिक्रमा नहीं निकलने दी जाती थी। आज वो माहौल नहीं है, आज कांवड़िए कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं वहां से अपना वो कांवड़ लेके जा रहे हैं। आज 84 कोसी परिक्रमा भी हो रही है, पंचकोसी परिक्रमा भी हो रही है, 14 कोसी परिक्रमा भी हो रही है, पहले ऐसा नहीं था, यही वो बता रहे हैं। देखिए वो तो ये भी बता रहे थे ना कि हनुमानगढ़ी पे जो है वो सीढ़ियों पे नमाज अदा की गई थी। झूठ था कि नहीं? झूठ था भाई। इस बात को तो बृजभूषण सिंह ने ही साफ कर दिया, इस बात को तो जो हमारे शंकराचार्य ने साफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ झूठ के पिटा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर वाकई इनके अंदर डेवलपमेंट की थ्योरी रही होती, डेवलपमेंट किए होते, तो ये अपने डेवलपमेंट को गिनाते। अभी ये बता रहे थे कि जीडीपी हमने कहां से कहां पहुंचा दी, ये बता ही नहीं रहे हैं कि जीडीपी निकलती है तो आधार वर्ष का क्या रोल होता है। नहीं 1 सेकंड, थोड़ी देर कपीश जी इसी पे रहिए। 84 कोसी परिक्रमा पर से रोक लगाई गई थी 2013 में, ये तो सच है ना। और रामगोपाल जी का जो बयान सर्कुलेट हो रहा है वो भी एक सच है, जो उन्होंने कहा था कि लोग विवादित ढांचे पर चढ़ तो गए लेकिन हमने उतरने नहीं दिया उनको। तो ये सब तो है, इसी को तो मुद्दा बना रहे हैं। ये एक बात मुझे बताइए, प्रशासन ही ना देखेगा कि उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है? क्योंकि तो कपीश भाई यही तो वो तर्क दे रहे हैं कि आज का प्रशासन उसको मैनेज कर ले रहा है, तब का प्रशासन नहीं कर पा रहा था। सुन लें अमित भाई, सुन, जितने भी दंगे का इतिहास है भारत के अंदर सब उठा के देख लीजिए। जनसंघ, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नाम है। और आपने ये खुद देखा कि गोधरा के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें 3000 लोग मारे गए और हमारे ही अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भाई सरकार जो है वो राजा का धर्म निभाना चाहिए। और किसको सिखा रहे थे? मोदी जी को सिखा रहे थे। जकारिया केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र जी को ले पेंडिंग आइए। है। माया कोटनानी को जेल हो चुकी है, वो सजा आफ्ता रही है। तो ये तो साबित है कि ये दंगेबाज हैं। जब अमित जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जब ये आरएसएस पर जो है सवाल उठा रहे हैं, उस समय आरएसएस दंगे करा रहा था तो ये क्या कुकड़ी ढूंढ रहे थे? इनकी सरकारें क्या कर रही थी? अरे इनकी सरकारें अपने परिवार चला रही थी और देश को लुटवा रही थी और देश को जलवा रही थी और अपने घर के सांसद और विधायक मंत्री बनाकर हमें चौके की दलाली करते थे और क्रिमिनल और आतंकवादियों को रास्ते के छोड़ते थे। वो प्रशासन का वो याद दिलाना पड़ता है, उसको बहुत करा है उत्तर प्रदेश। ये पिछड़े प्रदेश से आज पहले नंबर का प्रदेश बना है। आज कहो कि इस पर दिल्ली पर चर्चा कर लो, इस पर क्या चर्चा कर लो। अगर एक जगह भी आप कहीं हमसे आगे हो तो हम आज ही मान लेंगे आपको, लेकिन आपके झूठ को लेकर, आपके क्राइम को लेकर जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया है उसी का परिणाम है कि तीसरी बार 2027 में खड़े होने लायक नहीं बच रहे। ठीक है सर, अंशु जी को ले आएगा स्क्रीन पर, आगे आप दोनों की बात आ गई, आपका जवाब भी आ गया, उस पर काउंटर भी आ गया। अंशु भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है मुस्लिम वोटों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, अभी हमने इमरान मसूद साहब को भी पिछले दिनों सुना, उन्होंने कहा कि बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता, यह जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो बी टीम है, जिस तरीके से बोल रहे हैं। क्या 2027 में मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखते हुए सियासी पिच तैयार की जा रही है? क्या उनके ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है क्या? देखिए अमित भाई, हमको तो सब वोट देते हैं, सब अगर वोट ना देते होते तो हम सत्ता में 50 साल कैसे रहते उत्तर प्रदेश में। हाँ ये जरूर है, वोट जब किसके तो हम सत्ता से बाहर हो गए और 2024 में सबने वोट दिया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी। हम तो चाहते हैं कि योगी जी ऐसे ही बयान देते रहें और कि जिससे जनता अपने मुद्दों को देखती रहे कि वो भाजपा सरकार जो 10 साल में अपनी उपलब्धि ना बताकर हिंदू मुसलमान करने में लगी है, पोलराइजेशन करने में लगी है। बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, न्यूज चैनल, समाचार चैनल, एंकर, कितनी टीम लगी है बीजेपी के साथ। तो अच्छा है, सब करते रहें, अपनी अपनी इज्जत समय समय पर धुलवाते रहेंगे, टाइम आएगा। जनता से बड़ा तो कोई नहीं है। और हमारा तो कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी बातें करानी तो आप इनको अकेले लेकर बैठा करो,
सबसे बढ़िया है। नहीं, हम अंशु कह भाई रहे हैं कि एक सेकंड देवेंद्र जी, एंकर भी ऑडियो हमारे डाउन साथ करिएगा, है। ऑडियो डाउन करिएगा देवेंद्र जी। अंशु भाई देखिए, मैं हम लोग आज से चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं और ये बहुत घिसी पट्टी बात हो गई इतनी देर से। देखिए बराबर मैं सबको मौका दे रहा हूं, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। फिर भी अगर कोई अवधारणा है तो उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं। अंशु भाई मूल सवाल पर नहीं, ठीक है, आप मुझसे व्यक्तिगत किसी और दिन कर लीजिएगा। ये बताइए, इमरान मसूद साहब ने जो बयान दिया समाजवादी पार्टी को लेकर, क्या वो ठीक है क्या? कि मतलब बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं है, ये किस क्रम में दिया गया बयान है? योगी जी संत होकर झूठ क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये, इस पर सवाल आप बीजेपी से कभी पूछेंगे? इमरान मसूद साहब पर नहीं करूं, हनुमानगढ़ी पे नमाज नहीं हुई, इमरान मसूद साहब पर नहीं करूं अंशु भाई। एक बार भी आपने नहीं पूछा, पूछ लीजिए। चलिए अभी पूछ लीजिए, दर्शक सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे। आप बता दीजिए, इमरान मसूद साहब ने ऐसा नहीं कहा तो क्यों कहा, मैं उनसे भी पूछ लूंगा। नहीं, मुसलमानों पर अत्याचार तो भाजपा सरकार कर रही है ना। तो फिर इमरान मसूद साहब कह रहे हैं बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं है समाजवादी पार्टी को। भैया समाजवादी पार्टी को क्या बर्दाश्त है क्या नहीं बर्दाश्त है वो एक अलग विषय, लेकिन हम अरे तो लड़ाई गजब लड़ हाल रहे है। हैं सबकी। ठीक हम है, तो दलितों की बात भी कर रहे हैं, मुस्लिमों की भी कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों की भी कर रहे हैं, गरीबों की कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। नहीं वो तो ये इमरान मसूद साहब ने ये नहीं कहा ना, उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान इमरान बर्दाश्त मसूद नहीं। जी को वो बात, मेरी बात सुनिए, हाँ। इमरान मसूद जी को वो बात महसूस हुई होगी तभी तो बोला है। ठीक है, तभी तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा था कि ऐसा है क्या कि मुसलमानों का अहित कौन चाहता है? बीजेपी चाहती है, फिर समाजवादी पार्टी चाहती है? इसको लेकर क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि तुष्टिकरण की सियासत कौन कर रहा है, बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है? इमरान मसूद जी मुस्लिम है, मुसलमानों के बीच में ज्यादा जाते हैं। ठीक है, मैं मुस्लिम तो हूं नहीं, तो उन्होंने जो महसूस किया उन्होंने कहा है। ठीक है अंशु भाई, हमें समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर सीएम के इस बयान पर सियासी वार पलटवार हो रहा है। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आएगा, जाहिर सी बात है कि जो बयानों का तीखापन है वो भी बढ़ता चला जाएगा और इसी प्रकार के रिएक्शन भी उस पर आते रहेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। 2 में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।